नेता और उनकी बातें कितनी खोखली नजर आने लगेंगी। इन्हें बताना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। इस वक्त इन्हें 10,000 रुपए मिल रहा है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, इन्होंने बताया। कम से कम यही नाइंसाफी प्रधानमंत्री जी सुबह फोन कर यूपी सरकार से दूर करवा दें। प्रधानमंत्री शिक्षक दिवस को काफी महत्व देते हैं, तो फिर वे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि यूपी के शिक्षा मित्रों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम और दूसरे राज्यों से भी कम सैलरी मिल रही है। हरियाणा में 12 महीने वेतन मिलता है और 1 महीने का 21,714 रुपए। पंजाब में 12 महीने वेतन है और 1 महीने की सैलरी 19,400। महाराष्ट्र में 12 महीने वेतन है और 1 महीने की सैलरी 35,000। तो फिर यूपी में क्यों 11 महीने का वेतन, वो भी 10,000 दे रहे हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्से पर। हमने शब्दशः अनुवाद तो किया नहीं, अंग्रेजी में फैसले होते हैं, वो भी एक मुश्किल काम है, हिंदी में लिखे नहीं जाते। फिर भी आखिरी पैरा का सार हम पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन की तारीख के बाद, अब ये सब तकनीकी बातें आपको समझने की जरूरत है, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम पात्रता तय की गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसके तहत शिक्षा मित्र नहीं आते हैं, जिसके कारण उन्हें रेगुलर नहीं किया जा सकता है। इस न्यूनतम पात्रता के बगैर कोई नियुक्ति नहीं हो सकती और इस केस में नियुक्ति 2010 के बाद हुई है। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति न सिर्फ ठेके पर हुई थी, बल्कि शिक्षक बनने की पात्रता या शिक्षक को मिलने वाले मानदेय के हिसाब से भी नहीं हुई थी, यह कोर्ट कह रहा है। इसलिए इन्हें शिक्षक के रूप में नियमित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपवाद स्वरूप फैसले दिए हैं, वो मौजूदा केस के संदर्भ में लागू नहीं होते हैं। हमारा मानना है कि शिक्षा मित्र कभी भी शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हुए थे और ना ही ये सर्व शिक्षा अभियान कानून की धारा 23(2) के तहत मिली छूट के दायरे में आते हैं। इसलिए भी इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। राज्य सरकार को अपनी तरफ से छूट देने का अधिकार हासिल नहीं है। एक तरफ हमारे सामने नियमों का उल्लंघन कर 1,78,000 लोगों को नियमित किए जाने का दावा है, तो दूसरी तरफ हमारा दायित्व है कि हम कानून के राज को कायम रखें। हमें इस बात का भी सम्मान रखना है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को उचित तरीके से प्रशिक्षित शिक्षकों से शिक्षा मिले। अदालत के फैसले को समझने के लिए हमने संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा साहब की भी मदद लेंगे और लेने जा रहे हैं। उनसे समझेंगे कि इस फैसले में क्या गुंजाइश है, क्या विसंगतियां हैं, क्या इस फैसले के बाद यूपी सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों के पास कोई बहुत सा रास्ता बचता है, जिसके बारे में योगी जी कह रहे हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री कह रहे हैं, या नहीं बचता है। क्या शिक्षा मंत्रियों के मित्रों के पास कोई कानूनी रास्ता है। डिवीजन बेंच में भी उनकी अपील खारिज हुई है, जिससे वे अपने 40,000 की सैलरी वापस ले सकते हैं और रेगुलर हो सकते हैं। 14 साल तक सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के बाद क्या किसी को ऐसे उठाकर फेंका जा सकता है, उसकी सैलरी कम की जा सकती है। 10,000 का मानदेय भी अस्थायी व्यवस्था है। इस पैसे पर इनका जीवन कब तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि अगर स्टॉप गैप यानी अस्थायी तौर पर किसी को पढ़ाने के लिए रखा जाए, तो भी अंत में क्वालिफाइड टीचर की नियुक्ति होगी। अदालत ने स्टॉप गैप शब्द का इस्तेमाल किया है, पर आप सोचिए 2002 से 2014 तक ये लोग पढ़ाते हैं। क्या अदालत 12 साल की सेवा को स्टॉप गैप मानती है? क्या उस 12 साल की सेवा के बदले पर्याप्त मुआवजा इन्हें नहीं मिलना चाहिए था? जब शिक्षा मित्र मुझसे संपर्क कर रहे थे, तो हर दिन इनके व्हाट्सएप में किसी न किसी शिक्षा मित्र के आत्महत्या या मरने की स्थानीय अखबारों में छपी हुई खबरें आती थी। मैंने इनके एक सदस्य त्रिभुवन से कहा कि हम ऐसे यकीन नहीं कर सकते कि 600 शिक्षा मित्रों की मौत हुई है या 400 की मौत हुई है या सबकी मौत आत्महत्या के कारणों से हुई है। तो आप मेरे लिए पूरी फाइल बनाकर लाइए। त्रिभुवन फरवरी से लेकर अब तक फाइल बना रहे थे और अंत में जब फाइल लेकर आए तो मेरे होश उड़ गए। इस फाइल की मोटाई देखने के बाद मुझे नहीं लगा कि अगर समाज में अगर सिस्टम में संवेदनशीलता जरा भी बची हुई है, तो इस फैसले को इस समस्या को यूं ही छोड़ा जा सकता है। इसमें महिलाओं ने आत्महत्या की है, आप देख सकते हैं, इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। बहुत से लोग जो हैं जिनकी गरीबी के कारण मौत हुई है। ये पन्ना जो मैं खोल रहा हूं, एक मनमोहन सिंह है एटा के, वो आत्महत्या कर लेते हैं और इनके खाते में 500 रुपए, करीब 500 रुपए ही हैं। और तब वहां स्थानीय अखबारों में खबर छपती है कि इन्हें 6 महीने से वेतन नहीं मिला था, जो 10,000 का जो वेतन था। तो इतनी गरीबी में लोग इस तरह से मर रहे हैं। कोई डिप्रेशन के शिकार से मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है और मरने के अलग अलग कारण हैं। पर इस फाइल की मोटाई को देखकर लगा कि हमारी सिस्टम को कुछ ज्यादा और पहले से बेहतर संवेदनशील होना चाहिए था, ना कि 1,78,000 और इनके परिवारों रिश्तेदारों को जोड़कर एक वोट का हिसाब लगाना चाहिए था और चुनाव में ऐसा कुछ बोलना चाहिए था जिससे आप बाद में लागू नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं किया गया, हम इस पर बात करेंगे। फैजान साहब हैं हमारे साथ, त्रिभुवन हैं,
उनकी एक और सहयोगी हैं जो हापुड़ से हमारे साथ आई हैं, मैं आपका नाम भूल गया, मतलब अंजू त्यागी हैं हमारे साथ। त्रिभुवन जी, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि इस फाइल को की बनाने की प्रक्रिया और इस वक्त जो शिक्षा मित्र हैं वो किस हालत और हालात से गुजर रहे हैं। सर, मौजूदा सरकार में हमने अपनी समस्या को, अपनी पीड़ा को बहुत कई अनेकों माध्यम से उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री तक, उपराष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति तक, सांसद से लेकर विधायक तक, सबके सामने अपनी समस्या और अपनी पीड़ा को जायज तरीके से रखा। हर वो समस्याओं को उनको अवगत कराया, लेकिन वो हमेशा यही कहते थे कि कोई भी हत्या आत्महत्याएं नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। कहीं भी जाते थे बोलते थे कि हमने आपकी समस्या को हल निकाल रहे हैं, हम आपकी पीड़ा का हल निकाल रहे हैं। इसीलिए मुझे ये जरूरत पड़ी ये दिखाने के लिए साक्षात कि आज भी हमारे कम से कम 650 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। कोई हार्ट अटैक से मरा है, कोई कैसे मरा है, कोई कैसे मरा है, लेकिन सरकार के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी जूं तक नहीं रहेगी। और आखिरकार अभी हम लोग लखनऊ में धरना प्रदर्शन चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, बोले आश्वासन देके चले गए। इसके पहले भी हम लोग कई बार उनसे मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि कोई बीच का रास्ता निकाल दीजिए, बोले ठीक है देख रहे हैं। उसके बाद 23 अगस्त मुख्यमंत्री जी ने एनेक्सी में 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी गठित की। उस कमेटी में अपर मुख्य सचिव राजप्रताप सिंह, प्रमुख सचिव सूचना, प्रमुख सचिव समाज कल्याण, प्रमुख सचिव वित्त। ये पिछले साल की बात कर रहे हैं कि कमेटी बनाई इन्होंने 5 लोगों की। जी जी जी, अगस्त की बात कर रहे हैं। और इस कमेटी का क्या रिजल्ट निकला? इस कमेटी का सर कोई रिजल्ट नहीं निकला, केवल और केवल एक ढुलमुल रवैया, किसी प्रकार से इनके आंदोलन को फ्लॉप करना, इनकी समस्याओं को नजरअंदाज करके आगे थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों की जब बहाली हुई थी, थोड़ा जो अभी जो दर्शक देख रहे हैं थोड़ा सा वो भी समझना चाहेंगे कि संख्या तो कम नहीं है आपकी, 1,78,000 लोग हैं और किसी की सैलरी 40,000 वैसे भी बहुत नहीं होती है आज की महंगाई के ज़माने में, और वो काट के 10,000 कर दी जाए तो ये समझा जा सकता है कि आप लोगों पर क्या बीत रही होगी। लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि इस फैसले के बाद से, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह आप हार चुकी हैं, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों की अपनी ज़िंदगी क्या है और शिक्षा मित्र क्या काम करते हैं। सर, शिक्षा मित्र तो अब इतने परेशान हैं कि क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, योग्य होने के बावजूद भी उन्हें अयोग्य साबित किया जा रहा है। सर, सबसे ज़्यादा तो वो इसी बात से प्रताड़ित हैं, उन्हें समाज में लोग उन्हें अयोग्य बता रहे हैं। 17 साल से उन्होंने अपनी मेहनत से छोटे छोटे बच्चों को सींचा है, विद्यालय खोले हैं, हम शिक्षा मित्रों ने विद्यालय खोले हैं, ताले बंद थे कुछ विद्यालयों में, उन्हें हमने खोला है। ताले खोलने का और बंद करने का काम शिक्षा मित्र ने किया है सर, रेगुलर। 15 साल की सेवा का ये हमको सजा मिल रही है, ये सजा मिली 15 साल की। सर मैं आपको बताऊं, वो कोर्ट ने कहा है कि आपकी जो नियुक्ति है, जो रेगुलर होना है, कोर्ट ने अभी आपको हटाया नहीं है। नहीं सर, हटाया नहीं है। 10,000 की सैलरी मिल रही है। हाँ जी सर, है ना। सरकार कहती है कि 3,500 मिलती थी, हम 10,000 दे रहे हैं। तो लेकिन सर सरकार ये भी तो कहे कि हमने 40,000 से 10,000 पे लाए हैं, क्योंकि 1,37,000 को 40,000 मिल रहे थे, उसके बाद 20,000 शिक्षा मित्र बचे थे जिनकी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन बीच में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये हमारा मुकदमा जाने की वजह से वो रुक गए, तो उनका मानदेय था 3,500 रुपये। अब सरकार बता रही है कि हमने शिक्षा मित्रों को 3,500 से बढ़ाकर 10,000 किया, न कि ये बता रही है कि 40,000 से घटाकर 10,000 किया। और अभी भी आपको सैलरी वहां से रेगुलर तरीके से नहीं मिल रही है सर। मार्च से हम लोगों को 6 महीने हो गए, 7 महीने हो जाते हैं सैलरी नहीं। सर मार्च से तो हापुड़ वालों को नहीं मिला है, हो सकता है कि और जिलों में काफी पहले से ना मिला हो। सर ये आज की डेट में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे किसी को 3 महीने सैलरी ना मिली हो, 2-2, 3-3 महीने सबके हो गए और ज्यादा ही है, बल्कि सर मार्च अप्रैल मई का तो हम लोगों को अभी किसी को मिला ही नहीं है। पर ये जो डिग्री का मामला है, ये क्या है? क्या आप लोग ग्रेजुएट नहीं है? क्या आप लोग बीटीसी नहीं है? ग्रेजुएट है प्लस बीटीसी है सर, ग्रेजुएट प्लस बीटीसी है। ऐसा था, आरटी एक्ट सर आया था 2009 में। हाँ, इसको जरा संक्षेप में बता दें क्या है ये। हाँ ये, हाँ आप बताइए ना, बताइए, वो कैमरा में ले लें। हाँ, इसमें 23(1) में साफ साफ लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द टीचर हु एड्स द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट डज नॉट प्रोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लेट डाउन अंडर सब सेक्शन शैल एक्वायर सच मिनिमम क्वालिफिकेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब कि इसको लागू होने से आपको 5 साल के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पूरी करनी होगी। तो इस जब वो एक्ट लागू हुआ तो उस वक्त आप लोग क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर सकते, तब आप लोग बीटीसी 2011 में करने के लिए कहा गया। हाँ जी जी, बीटीसी सरकार ने ही हमको कराया, केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन देके ही हमको बीटीसी कराया। बीटीसी हम लोगों ने अपने आप से नहीं किया। और तब तक आप लोग ग्रेजुएट हो चुके थे? ग्रेजुएट हो चुके थे जी सर।
सर 2011 में हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई है दूरस्थ बीटीसी, उस टाइम तक 1,24,000 ग्रेजुएट थे। 1,24,000 आप लोग ग्रेजुएट थे और बीटीसी बन चुके थे। मैं सर आपको ये नागालैंड का स्कूल का उसका है नोटिफिकेशन है, नागालैंड क्या का है इसमें बता दीजिए। नागालैंड में साफ साफ ये MHRD से अप्रूव्ड है, 27 अप्रैल 2011 का है नागालैंड का। इनमें इन्होंने जब वहाँ पे व्यवस्था बनाई तो इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई। कॉलम नंबर 17 में है सैलरी एंड अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर। इसके अंतर्गत इन्होंने लिखा है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टीचर ऑफ द VEC, WEC, TEC, CEC कंसिडर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द अबव प्रोविजंस इनेमिंग लॉन्ग द टर्म्स स्टेक ऑफ टीचर इन द टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है। एक मिनट, द स्केल्स ऑफ पे एंड अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, pension, gratuity, provident fund and other prescribed benefit of the teacher including those of these appointed on ad hoc and temporary। इन लोगों को पेंशन और सबको सारी सुविधाएं मिल रही हैं एक टीचर के। इन्होंने लिखा है ad hoc और temporary। नागालैंड जो लोग जो लोग पूर्व में नियुक्त हुए थे ad hoc और संविदा पे, उनको सारी व्यवस्थाएं इसमें मिल एक रही तो मैंने जब ये लोग फाइल लेकर आए तो सरकारी कागजों का और दूसरे राज्यों में क्या क्या हुआ है जो इनकी तफ्तीश की है कोई पत्रकार भी नहीं कर सकता है। तो ये जो काम मेरा होना चाहिए था वो काम ये लोग करके सर लाए। क्योंकि पीड़ा हमारी है ना। हाँ, लेकिन फिर भी जिस तरह से आपने जो खोजबीन की है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, लेकिन मैं अब मेरा सवाल आपसे ही जानना है कि एक तो वो फैसला क्या था, क्या फैसला देने की प्रक्रिया में इनकी तरफ से सारे तथ्य थे, जो भी था उसके बारे में हम थोड़ी टिप्पणी जानना चाहते हैं। रवीश, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे पे प्राइम टाइम किया, क्योंकि ये यूपी का सिर्फ मसला नहीं है, पूरे देश में तकरीबन 7-8 लाख लोग शिक्षा मित्र, शिक्षा सहायक या कुछ और नाम हैं उनके। और पहले मैं आपको वो करेक्ट कर दूं, योगी जी जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि मुआवजा ना दिया जाए बल्कि उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन उनका किया जाए। वो ये कह रहे थे। अब देखिए एजुकेशन पे पिछले 10-20 सालों में क्या हुआ कि जो हमारी सरकारी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन थी, उस पे सरकारों ने इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया। आप पता लगाइए, ये लोग और बता सकते हैं, कितने नए स्कूल यूपी, बिहार या और राज्यों में सरकारी खुले हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनसे 3,500 रुपए में पढ़वा कर राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए के बजट बचा लिए होंगे 16-17 साल तक। तो आपको ये मालूम है कि एजुकेशन पे भी कोठारी कमीशन ने कहा था कि 6% ऑफ जीडीपी खर्च होना चाहिए, और हम 3.5 के करीब आज भी खर्च कर रहे हैं। और अगर आप पिछले 4 साल का भी बजट देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एजुकेशन के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। ठीक। अब जो ये लीगल प्रश्न था इस केस में, एक तो ये कि देखिए उनका ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहले भी इस बात पे लिखा है रवीश, कि मेरिट के नाम पे अक्सर आंखें मीच लेते हैं और कोर्ट ऑफ लॉ की तरह बिहेव करते हैं, ना कि कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर लॉ है। और कोर्ट ऑफ जैसे जस्टिस मैं नालसर में कहता हूं कि हम लीगल एजुकेशन नहीं देंगे, हम जस्टिस एजुकेशन देंगे। लॉ कुछ और हो सकता है, जस्टिस कुछ और हो सकता है। ये तो बड़ी शानदार बात है, हमने तो कभी इसे सुना नहीं। वैसे कहा जाता है कि साहब जस्टिस की आंखें बंद होती ताकि आप सबको बराबर से देखें। ये नहीं है कि आंखें बंद कर लें कि इतनी मिजरी हो रही है, इतनी पेन हो रही है। लोग मैं इस फाइल को देखे फैजान साहब मैं हिल गया, मैं पन्ने इसके जी पलटे नहीं जा रहे हैं। इसमें लीगल रवीश मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था उमा देवी का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट, उसमें उन्होंने कहा कि आप रेगुलराइज कैसे करेंगे किसी कॉन्ट्रैक्ट पे अगर कोई आदमी है। तो उन्होंने कहा पहली चीज तो ये हो कि वो पोस्ट जिस पे वो अपॉइंटमेंट हुआ है वो सैंक्शनड पोस्ट हो। अब इन लोगों के केस में शिक्षा मित्र की पोस्ट सैंक्शन नहीं थी। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि साहब वो क्वालिफिकेशन मीट करते हो, जो क्वालिफिकेशन उस वक्त उस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड थी वो क्वालिफिकेशन वो मीट करते हो। फिर उन्होंने कहा अगर 10 साल तक उन्होंने काम कर लिया और कोई इर्रेगुलरिटी रह गई तो आप उनको रेगुलराइज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इलीगैलिटी है तो उसको आप क्योर नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट की बात मेरे एज लॉ टीचर मैं कह सकता हूं सर आंखों पे है, लेकिन कोर्ट ने देखिए इस केस में
और ये जजमेंट भी जस्टिस आदर्श गोयल का ही है, जिन्होंने SC/ST एट्रोसिटीज जजमेंट दिया था। जजमेंट में उन्होंने एटलीस्ट 2 जगह एक बात कही कि पार्लियामेंट का मैंडेट जो था 2009 के राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो शिक्षा का अधिनियम आया, आपको मालूम है कि ये सारा कहानी सर्व शिक्षा अभियान से शुरू हुई। पहले ये शायद मध्य प्रदेश में शुरू हुए, और आपने अभी पढ़ा होगा मई में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, शिवराज जी चौहान साहब ने अनाउंस किया है कि हम वहां 2 लाख से ज्यादा हैं कि हम सबको रेगुलराइज करेंगे। तो कैबिनेट का डिसीजन हुआ है कि सबको रेगुलराइज करेंगे। तो इलेक्शन से पहले ऐसे प्रॉमिस हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है इसमें कि साहब पार्लियामेंट ने क्योंकि क्वालिफिकेशन ले डाउन की और ये कहा कि साहब एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फिर उन्होंने प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम को कोट किया कि साहब क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, टीचर्स बड़े क्वालिफाइड होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में पार्लियामेंट का मैंडेट था। उस मैंडेट को सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कैसे डाइल्यूट किया? और अगर पार्लियामेंट का मैंडेट SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट डाइल्यूट कर सकती है इन द नेम ऑफ जस्टिस, तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है 142 के तहत टू डू कंप्लीट जस्टिस, उस कंप्लीट जस्टिस में सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं कि अगर कोई पार्लियामेंट का लॉ होगा तो हम नहीं करेंगे। वो अपने फैसलों के अगेंस्ट गए, और इस केस में वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने क्योंकि क्वालिफिकेशन ले डाउन कर दी, आपने इसलिए नहीं करेंगे, हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो फिर वहां पे आपने ये क्यों नहीं बोल लिया? तो ये जो 2 पैरामीटर्स हैं, इन 2 पैरामीटर्स से मैं समझता हूं कि कोर्ट की रिस्पेक्ट लोगों की नजर में कम होगी, और लोगों को वो कोर्ट जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडिया है, वो तो कोर्ट। एक ब्रेक लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट पे आपने जो संसद वाली बात कही और थोड़ी क्लैरिटी के साथ लौट कर आते हैं। तो सुशील कह रहे हैं कि ब्रेक लेना पड़ेगा, आते हैं फिर। फैजान साहब, इनकी बात में एक दम है कि जब आप 40,000 रुपये ले रहे हैं तो आप इन्हें अयोग्य कहते हैं, और जब इन्हें 10,000 रुपया दे रहे हैं तो ये फिर वापस क्लासरूम में जाकर पढ़ा सकते हैं। जब कोर्ट अपने फैसले में कहती है कि ये टीचर नहीं है, तो फिर ये वही कोर्ट कहती है कि आप जाकर पढ़ाइए, लेकिन हम आपको 10,000 देंगे। कैसे कर सकते हैं? अगर मैं 15 साल 16 साल पढ़ा रहा हूँ, आप अचानक कहें कि आप टीचर नहीं है। और दूसरा, इसका समाधान क्या है इसका? रवीश, कोर्ट ये कह रही है कि ये लोग कभी टीचर थे ही नहीं, इसलिए क्योंकि उन्होंने कोर्ट किया। देखिए, एक तो ये चीज इसमें बड़ी ज्यादती ये हुई कि जितनी चीजें ये हुई हैं, इस सब में जियो हैं, पार्लियामेंट के एक्ट हैं, स्टेट के, तो ये सब सरकार ने किया है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और किसी और सरकार के किए हुए, जो सरकार ने अपनी पावर एक्सरसाइज करते, अलग अलग सरकार, हाँ, हर तरह की सरकार देखी, उसकी सजा जो है इन लोगों को हो रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अनजस्ट बात है। उनका मेन आर्गुमेंट ये है कि इनके एक जियो में, जब ये शुरू में अपॉइंटमेंट हुआ था, ये लिखा गया था कि साहब ये कम्युनिटी सर्विस है और ये लोग कभी रेगुलर अपॉइंटमेंट क्लेम नहीं करेंगे, तो उसी को एक मुद्दा बना लिया है। मैं ये समझता हूं कि ये किसी भी एज एन एजुकेशनिस्ट ये फोकस के साहब एक पर्टिकुलर कोई डिग्री हो, इनमें से वैसे 1,76,000 में से 46,000 को छोड़ दें तो बाकी सबने BA कर लिया है, और अपनी वो ट्रेनिंग उन्होंने सरकार लाई थी कि साहब ऑनलाइन आप कर लेंगे डिस्टेंस मोड में, वो भी कर लिए। लेकिन रवीश, मैं एक टीचर की हैसियत से आपको बता सकता हूं कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कि जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या ट्रेनिंग होगी। तो इनकी उस ट्रेनिंग को रिकॉग्नाइज करते हुए सैकड़ों ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को सरकारों ने ऑर्डिनेंस के जरिए पलटा है, जैसे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में अभी किया था सरकार ने। तो इनका केस जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये मेरिट करता है कि उस पे सरकार जो है अध्यादेश लाए और उसमें कोई इनको हेल्प करे। अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाना चाहती तो सरकार ये कर सकती है कि एक सेपरेट कैडर बना दे, क्योंकि वो उमा देवी में वो कह रहे हैं कि साहब ये तो टीचर कभी हुए ही नहीं थे अपॉइंट, तो इन्हें टीचर में रेगुलर कैसे कर दें। तो असिस्टेंट टीचर या शिक्षा मित्र या शिक्षा सहायक का एक अलग कैडर बना दें, उनकी अलग सैलरी बना दें। एक ये भी बीच में प्रपोजल था कि 25,000 दे दें, लेकिन 10,000 देने का कोई जवाब नहीं है। अगर सरकार में विल हो तो सरकार इनका अलग कैडर बना के उसके लिए लोअर क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। जब आप वो लोअर क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर देंगे
तो आपकी कंपेटेबिलिटी भी रहेगी। ये जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया शिक्षा के अधिकार वाला, और अभी देखिए संसद ने तो पिछले साल भी पास किया है इसमें अमेंडमेंट, इनको और टाइम दे दिया गया है अपनी क्वालिफिकेशन एक्वायर करने का। हुआ क्या कि कोई और आदमी जो इससे इफेक्टेड था, अगर ये लोग रेगुलराइज हो गए तो उसे जॉब नहीं मिलेगा, वो कोर्ट गया और उसके जाने पे कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। अब इसमें एक सबसे पहला काम तो यह है कि विद इन दैट ग्रुप ऑफ 1,76,000 आप क्लासिफिकेशन करें कि किसने क्वालिफिकेशन एक्वायर कर ली, बीए कर लिया, बीटीसी कर ली, उनको फौरन कर दें रेगुलराइज। और रेगुलराइज करने की प्रोसेस भी है कि अभी इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन कमेटी होगी, उससे होगा प्रॉपर तरीके से। और बाकी को अब क्योंकि संसद ने टाइम दे दिया है तो उस टाइम के दौरान उनको हेल्प किया जाए कि वो क्वालिफिकेशन एक्वायर कर लें। एक रास्ता ये है। एक रास्ता ये है कि आप ऑर्डिनेंस लाएं और लोअर कर दें क्वालिफिकेशन, कि इनका जो ये एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को काउंट किया जाए। मेरा हमेशा रवीश ये ख्याल है कि कोई एक टेस्ट, इम्तहान चाहे कोई भी कर ले, दुनिया के किसी टीचर और किसी एग्जामिनेशन बॉडी, चाहे यूपीएससी हो, परफेक्ट स्केल नहीं कि हमने अगर कह दिया क्वालिफाइड तो वो बहुत अच्छा क्वालिफाइड। मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे रवीश, नेट कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे अक्सर लोग देखे जो उनको बिल्कुल यूनिवर्सिटी टीचर नहीं होना चाहिए, तो मैंने जोकिंगली कह दिया कि नेट का मतलब होना चाहिए नॉट एलिजिबल फॉर टीचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, एक रास्ता बताने के लिए। और आपकी बातों से सुनकर लगता है कि अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो वो कर सकते तो इन लोगों के साथ न्याय हो सकता है, क्योंकि ये संख्या बड़ी है और ये काफ़ी, इनकी तकलीफ देखी नहीं जाती है मुझसे। जब ये अगर रोज सुबह में भी कुछ रवीश क्या था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस में हो गया, तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं एमएलए के कहने पे, एमपी के कहने पे, ये सब लोकल ना हो, तो सरकारों ने लोगों को, जनता को उस वक्त वो पता नहीं चलता कम्युनिटी सर्विस क्या है। हर समय सोचते हैं सरकार नौकरी दे रही है, लेकिन सरकार गेम भी कर रही होती है अपनी ही जनता से। ब्रेक के बाद छोटा सा समय बचेगा, हम फिर त्रिभुवन से बात करेंगे। त्रिभुवन जी, आप अपनी बात रखना चाहते हैं? ये कैसी व्यवस्था है कि उसी आराम से हाँ, यहाँ योगी जी नहीं देख रहे, जनता को बताइए। हाँ, ये कैसी व्यवस्था है कि उसी विद्यालय में, उसी कक्षा में, उसी किताब को एक हमारा सहायक अध्यापक पढ़ाता है, उसी को हम पढ़ा रहे थे पिछले 17 साल से, और आखिर आज जब न्याय आया तो ऐसा विरोधाभास क्यों? मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। सन 1984-85 में 14 अस्थायी सम्मानित जजों को हाई कोर्ट इलाहाबाद में नियमित किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तत्कालीन सरकार ने अध्यादेश लाकर उनको नियमित किया। ऐसे ही पोटा में आप खोज के लाए हैं ये सब? जी, खोज के लाए हैं। ऐसे ही पोटा में अध्यादेश लाया गया, जलीकट्टू तमिलनाडु में अध्यादेश लाया गया। तो आखिर सरकार जब जलीकट्टू, साड़ और भैंसों की लड़ाई में अध्यादेश ला सकती है, तो हम तो जीवित इंसान हैं, 17 साल से पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए क्या दिक्कत है? सरकार हमारे लिए अध्यादेश ला सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। अंजू जी को जरा बोलने दीजिए। सर, हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो अध्यादेश लाए और हमारा सम्मान वापस। अभी फैजान साहब ने पूछा कि आप भी वही चीज पढ़ा रही थी, वही क्लास में जो दूसरे ट्रेंड और परमानेंट टीचर पढ़ा रहे थे? हाँ जी सर, कक्षा 1 से 5 तक की क्लास है हमारे स्कूलों में, और वही जो एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन्हीं सभी क्लासों को, उन्हीं सब सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं। कोई भी अंतर नहीं है सर। कि आपका वो प्रोग्राम के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोस्टमैन हैं, हाँ, ग्रामीण डाक सेवक, मैंने आपको मैसेज नाराज हो गए हैं वो, उनको मैंने आपको मैसेज किया था, सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस प्रोग्राम का